पहले ही प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 49 जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्प्रिंग का प्रॉब्लम था वही बाकी है, उसको ही करना है। स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया 1:2 रेशियो में। तो जो लॉन्गर पीस है उसका फोर्स कांस्टेंट क्या होगा? फोर्स कांस्टेंट का जो फॉर्मूला था F इक्वल्स टू के एक्स, ऐसा एक फॉर्मूला था। यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है लेकिन अभी 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 इस प्रॉब्लम में मैग्नीट्यूड का ही काम है, इसलिए नेगेटिव साइन को नहीं कंसिडर करना। तो यहाँ पे जो फोर्स कांस्टेंट के जो है, इसको फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। के इक्वल्स टू तुम लिख सकते हो एफ बाई एक्स। अगर फोर्स कांस्टेंट रहेगा, एफ जो है उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, तो के का वैल्यू एक्स के साथ, एक्स मतलब लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के साथ इनवर्स रिलेशन में है। इस हिसाब से यहाँ पे जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया 1:2 रेशियो में, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी लेंथ का इनवर्स रेशियो से चेंज हो जाएगा। तो एक पार्ट का लेंथ, टोटल अगर लेंथ एल होगा तो एक पार्ट का लेंथ मिलेगा L/3, और एक पार्ट का लेंथ आएगा 2L/3, क्योंकि 1:2 रेशियो में है। तो जो लॉन्गर पार्ट है, लॉन्गर पार्ट मतलब 2L/3, उसका फोर्स कांस्टेंट और के का वैल्यू क्या होगा, इसको ही पूछा गया। तो लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है, उस हिसाब से के इज प्रोपोर्शनल टू 2L/3। तो लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है, इसलिए जो लॉन्गर पीस है उसका ही फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू कम आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, लेंथ के इनवर्स रिलेशन में आ गया, इसलिए 1:3 जो है उसका आंसर आ जाएगा। लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a 3 kg block loaded on the string, execute SHM x equals to 2 cos 50t। यहाँ पे भी स्प्रिंग कांस्टेंट जो है, स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब फोर्स कांस्टेंट, उसको ही कैलकुलेट करना है। तो इसका जो टाइम पीरियड है उसको पहले लिख लो, 2π√m/k, x इक्वल्स टू 2 cos 50t, ऐसे इक्वेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ओमेगा जो है उसका वैल्यू है 50 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा से हम लोग को टाइम पीरियड मिल जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू 50 है, यहाँ पे लिख दो 2π/50 इक्वल्स टू 2π√m/k। 2π दो साइड से कैंसिल हो जाएगा। एम जो है उसका वैल्यू 3 है, उसको 3 kg लिख दो, एम का वैल्यू। यहाँ से कैलकुलेट करना है स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू क्या होगा, इसको कैलकुलेट करना है। अभी कैलकुलेशन को खत्म करो, आंसर आ जाएगा। दोनों साइड को होल स्क्वायर कर दो पहले, होल स्क्वायर करने के बाद डायगोनली मल्टीप्लाई करो। पहले होल स्क्वायर करो, उसके बाद डायगोनली मल्टीप्लाई करो। इसको होल स्क्वायर करने में 2500 आएगा। इसका रूट यहाँ पे से रिप्लेस हो जाएगा, सो k इक्वल्स टू 3 × 2500। स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूटन पर मीटर यूनिट होगा। तो 3 × 2500 करने में कौन सी वैल्यू आ रहा है? 7500 आएगा।
तो आसानी कैलकुलेशन है। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, इस प्रॉब्लम में आंसर को गलती से k/3 मार्क कर दिया, सॉरी। इस यहाँ पे 3k/2 होगा, इनवर्स रेशियो है। इनवर्स रेशियो तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो लेंथ के साथ इनवर्स रेशियो है, इसलिए 3k/2 आंसर आएगा। तो वैसे भी लिख सकते हो, पहले जब लेंथ पहले के जो है, के का वैल्यू चेंज हो रहा है लेंथ के साथ। पहले लेंथ एल था, बाद में लेंथ हो गया 2l/3, जो लॉन्गर पार्ट का। यहाँ से भी लिख सकते हो, एल एल कैंसिल हो जाएगा, के डैश का जो वैल्यू आएगा 3k/2, ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था इस क्वेश्चन सेट में, पहले भी इसका डिस्कशन हुआ था। जो मीन पोजीशन है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। कोई भी ऐसे ही पेंडुलम का मीन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, उसी पोजीशन में ही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर वी मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। मीन पोजीशन मतलब वो जीरो डिस्टेंस पे है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, in a spring body weighing 4 kg, 4 kg is the mass given, suspended and it oscillates with time period t1. If the body is replaced by a next body of mass m kg, नेक्स्ट केस में मास m kg हो गया, तब टाइम पीरियड t2 हुआ, तो t1/t2 का रेशियो क्या होगा? तो हम लोग को जो स्प्रिंग के लिए रिलेशन है टाइम पीरियड का, 2π√m/k, m का स्क्वायर रूट के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो t1/t2 मिलेगा √m1/m2। अभी m1 यहाँ पे 4m लिखा हुआ था, और m2 m है, तो 4 का स्क्वायर रूट होगा तो 2 मिलेगा, और t1/t2 का जो रेशियो वो 2 आ गया। ये वाला आंसर है। नेक्स्ट, two pendulums of length 1 meter and 1.21 meter start swinging together with equal amplitude. Find the number of swing executed by longer pendulum before they will swing together. तो उसका जो टाइम पीरियड का रेशियो मिलेगा दोनों का, टाइम पीरियड का ऐसे फॉर्मूला है, उस हिसाब से दो डिफरेंट लेंथ के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है। एक बार लेंथ 1 मीटर है, बाद में लेंथ 1.21 मीटर है। तो लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन है उसका स्क्वायर रूट के साथ। L1 यहाँ पे 1, ए वाला 1.21। अभी इस पॉइंट को यहाँ से हटाया जाए तो ऊपर में 100 आ जाएगा, तो 100/121 आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट होगा तो 10/11। इस बात, यहाँ से एक बात क्लियर है, दोनों का टाइम पीरियड सेम नहीं है। टाइम पीरियड का रेशियो मिल गया 10/11, मतलब एक पेंडुलम 10 टाइम्स ऑसिलेट करेगा तो उसी टाइम में अदर जो पेंडुलम है उसका ऑसिलेशन होगा 11 टाइम्स। तो एग्जैक्ट 10 टाइम ऑसिलेशन होने के बाद फिर वो दोनों सेम टाइम पे आ जाएगा, सेम ऑसिलेशन सिचुएशन में और सेम फेज में आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर हमारा मिल गया 10। एक पेंडुलम का जो फर्स्ट था T1, जो उसका ऑसिलेशन 10 टाइम्स ऑसिलेशन होने के बाद फिर वो दोनों एक फेज में आ जाएगा, सेम फेज में आ जाएगा। A pendulum is raised to an angle of 4 degree and released। जितना भी उसको जितना भी एंगल तक रेज किया जाए तो वो सिंपल पेंडुलम का तरह ही काम करेगा, अगर उसका ऑसिलेशन एंगल 4 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसी पेंडुलम को एक एंड से स्टार्ट किया गया, पहले भी हम लोग डिस्कस किया था, कोई भी मोशन कोई भी एंड से स्टार्ट होगा तो उसका इनिशियल फेज जो है वो मैक्सिमम है। उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन भी कोसाइन और कॉस से लिखा जाता है। इसका मतलब वो 90 डिग्री इनिशियल फेज में रहेगा। अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट होगा तो जीरो फेज,
कोई भी एंड से स्टार्ट होगा तो उसका फेज 90 डिग्री लिखना है, 90 डिग्री। और इन केस ऑफ रेडियन यू कैन राइट पाई रेडियन। कोई भी एंड से स्टार्ट होगा तो 90 डिग्री फेज होगा, मेन पोजीशन से 0 डिग्री। Next, a body is executing SHM when its displacement from the mean position is 4 centimeter and 5 centimeter। दोनों पोजीशन लिखा गया डिस्प्लेसमेंट का, एक बार 4 सेंटीमीटर है और एक बार 5 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर पोजीशन में उसका वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और 5 सेंटीमीटर पोजीशन में वेलोसिटी लिखा हुआ है, ये वाला शायद 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही होगा, दिखने से ऐसे ही लग रहा है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस टाइप का प्रॉब्लम के लिए एक एक्सक्लूसिव फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला को ही यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे पूछा गया टाइम पीरियड क्या होगा। एक्सक्लूसिव जो फॉर्मूला है वो मैं तुमको दिखाता हूँ इसी नोट्स में, उसी टाइप का सभी जो पॉसिबल फॉर्मूला है इसको लिखा हुआ है, इसको लिख के रखना है। इसी टाइप का प्रॉब्लम दिया जाएगा तो कोई x1 पोजीशन में v1 वेलोसिटी, x2 पोजीशन में v2 वेलोसिटी, तो उससे ओमेगा और टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड कोई भी कैलकुलेशन दे सकता है। यहाँ पे हमारा इसी प्रॉब्लम में टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, तो टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए ऐसा फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला का डेरिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन उसका कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग को एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो इस फॉर्मूला को नोट कर लो, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला मिलेगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाय v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूला मिलेगा। अभी जो वैल्यू और डेटा यहाँ पे दिया हुआ है उसको रिप्लेस करो। x2 है 5 स्क्वायर, x1 4 स्क्वायर, वेलोसिटी v1 is 10 स्क्वायर, इट इज 8 स्क्वायर। अभी इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, देखो कौन सी आंसर आ रहा है। यहाँ पे 5 स्क्वायर होगा तो 25, ये वाला 16, इसको कैलकुलेट करने में तो इतना टाइम नहीं लगेगा, ये वाला 64, 25 माइनस 16 9 आएगा, और 100 माइनस 64 36 आएगा, कैंसिल हो जाएगा तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर रूट आएगा तो 2, तो पाई पाई सेकेंड आंसर होगा, पाई पाई हमारा आंसर होगा टाइम पीरियड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, a simple pendulum with brass bob has a time period t. The bob is now immersed in a non-viscous liquid and oscillated. The density of the liquid is 1/10 of the brass. The time period of the simple pendulum. इस सिचुएशन का भी एक अलग फॉर्मूला है, जब कोई पेंडुलम का जो बॉब है, पेंडुलम का बॉब को कोई आदर्श लिक्विड में उसको इमर्स किया जाए तो उसका अपैरेंटली वेट डिक्रीज हो जाता है, ये वाला प्रॉब्लम। बहुत सारे डिफरेंट केसेस होता है पेंडुलम का, इस टाइप का केस का डिस्कशन पिछले एक क्वेश्चन में हुआ था, कार मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसके लिए भी टाइम पीरियड को चेंज हुआ था। या फिर एक लिक्विड का अंदर पेंडुलम का बॉब को रखा गया,
तो उसका एपरेंट वेट डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा ही यहाँ पे कैलकुलेशन शो किया गया। उस हिसाब से टाइम पीरियड में जो चेंज आएगा वो ऐसा फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का चेंज का फॉर्मूला। t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई 1 माइनस रो बाई सिग्मा इंटू जी, जहाँ पे रो लिक्विड का डेंसिटी है और सिग्मा जो है वो बॉब का जो बॉब यहाँ पे है वो कोई मेटल हो सकता है, उसका डेंसिटी है। तो इस फॉर्मूला को लिखना पड़ेगा, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई 1 माइनस रो बाई सिग्मा इंटू जी। इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करना है, जहाँ पे रो जो है वो लिक्विड का डेंसिटी है। यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विड डेंसिटी इज 1/10 ऑफ द ब्रास डेंसिटी, मतलब रो इज 1/10 ऑफ सिग्मा। सो रो बाई सिग्मा जो मिलेगा रेशियो 1/10 मिलेगा, उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो 1/10 इंटू जी। अभी यहाँ से कैलकुलेशन होगा 1/10 एल बाई जी, तो जैसे वो रहेगा 10 - 1, एलसीएम होगा 10 आएगा, 10 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 10 एल बाई जी इंटू 9। तो रूट ओवर ऑफ 10/9 आ गया। पहले जो वैल्यू था उस हिसाब से कंपेयर किया जाए तो पहले रूट ओवर ऑफ एल बाई जी ऐसा था, उसके साथ रूट ओवर ऑफ 10/9 आ गया। पहले जो टाइम पीरियड था नॉर्मल टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड का रूट ओवर ऑफ 10/9 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इस फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा इस टाइप का प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, टू बॉडीज M and N of equal masses are represented from two separate massless springs, are suspended from two separate K1 and K2 are the spring constant. If these bodies are oscillate vertically and their maximum velocities are equal, maximum velocity का formula होता है amplitude into omega, a omega, a1 omega, v max का जो formula हम लोग लर्न किया SHM में a ओमेगा, उस हिसाब पे a1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू a2 ओमेगा 2, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग को पूछा गया रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड a1/a2 होगा ओमेगा 2/ओमेगा 1। अभी ओमेगा जो है वो टाइम पीरियड के साथ रिलेटेड है, 2 पाई/t, मतलब टाइम के साथ उसका इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे t1 आ जाएगा, यहाँ पे t2 आ जाएगा। टाइम पीरियड जो है उसका रिलेशन स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ स्क्वायर रूट के साथ इनवर्स है। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है के, उसका स्क्वायर रूट के साथ इनवर्स रिलेशन है, मतलब T1 के लिए यहाँ पे K2 आएगा, यहाँ पे K1 आएगा। तो हमारा आंसर आ गया रूट ओवर ऑफ K2/K1। बहुत सारे इंटर रिलेटेड फॉर्मूला है, उसको याद रखना ही मेन चैलेंज है। नेक्स्ट, kinetic energy of a block oscillate from a spring is independent of, कौन सी चीज के ऊपर उसका कोई डिपेंडेंस नहीं है। इट्स मास, नेचर ऑफ स्प्रिंग, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा जाए तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऐसे होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर रूट ओवर ऑफ इस ब्रैकेट आएगा, रूट ओवर नहीं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला है। तो मास के ऊपर डिपेंडेंस है, ओमेगा जो है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी, एक्स के ऊपर भी डिपेंडेंस है, एम्पलीट्यूड जो है ए उसका ऊपर भी डिपेंडेंस है, मास जो है उसका ऊपर भी है। नेचर ऑफ स्प्रिंग के साथ कोई डिपेंडेंस नहीं है। तो हमारा आंसर होगा नेचर ऑफ स्प्रिंग, उसके ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है। नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन, a particle in SHM takes time t1 to cover from mean position, यहाँ से स्टार्ट हुआ T1 and T2, first half and the next half displacement moving from mean position to the extreme position.
ए वाला हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है, जो एम्पलीट्यूड से लिखा जाता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। उसका जो हाफ है, पहले हाफ, पहले हाफ तक पहुंचने के लिए उसको T1 टाइम का जरूरत हुआ। नेक्स्ट हाफ के लिए T2, दोनों का रेशियो क्या आएगा? मेन पोजीशन से स्टार्ट हुआ इसलिए साइन के साथ इक्वेशन होगा, साइन ओमेगा टी। अभी डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड का हाफ हुआ जब यहाँ पे टाइम T1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हाफ आएगा, हाफ मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मतलब साइन π/6। यहाँ पे ओमेगा को भी लिखो 2π/t, दोनों साइड को कंपेयर करो तो π/6 मिल जाएगा 2π/t इंटू T1। उस हिसाब से कैलकुलेशन होगा तो टाइम आएगा T/12, ऐसे टाइम लगेगा पहले हाफ तक पहुंचने के लिए। उसके बाद पूछा गया नेक्स्ट हाफ जो है, इसी पोर्शन नेक्स्ट हाफ, उसके लिए कितना टाइम T2 लगेगा, उस T2 को कैलकुलेट करना है। लेकिन उसी मिड पोजीशन से लास्ट तक कैलकुलेट करने का प्रोसेस आसान नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो करेगा वो है इनिशियल से लास्ट तक कैलकुलेट करेगा, उसका टाइम निकलेगा, उससे T1 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इस टाइम मिल जाएगा। इनिशियल से लास्ट तक जो है उसका टाइम T लिख लेता हूँ, T, उस T को पहले कैलकुलेट करना है, टोटल 0 से एम्पलीट्यूड तक, एक्सट्रीम तक, उसके लिए T टाइम लगेगा। उस T से T1 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो T2 मिल जाएगा, तो T कैलकुलेट करना है, मतलब 0 से ही स्टार्ट होगा, मेन पोजीशन से स्टार्ट होगा, साइन से ही इक्वेशन होगा, एक्स से एक्सट्रीम पोजीशन तक, ए तक, एम्पलीट्यूड तक, उसके लिए क्या टाइम लगेगा? ओमेगा को 2π/t लिख दो, ये मिल जाएगा तो साइन π/2 आ जाएगा, यहाँ पे साइन 91 होता है। अभी ऐसे कैलकुलेट करो, दोनों साइड से टाइम को हटा दो तो मिल जाएगा t इक्वल्स टू T/4। तो T2 कितना होगा? T2 जो है T से T1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, T से T1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें क्या मिलेगा? 12 4, जो इसका एलसीएम 12 होगा तो 3t माइनस टी, मतलब मिल जाएगा 2t/12, मतलब t/6, t/6 मिल जाएगा मिड पोजीशन से एक्सट्रीम तक टाइम। तो T2 और T1 हमको मिल गया, T2 t/6 और T1 30/12। इस बात से ये बात क्लियर है, तो T2 जो मिला वो T1 का डबल है, T2 इक्वल्स टू 2T1, मतलब T1 equals to T2/2, T1 equals to 2T/2। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 60, उसके बाद और एक प्रॉब्लम है 61, 62, 63। ठीक है, पहले वाला प्रॉब्लम 60। टू ब्लॉक ऑफ मासेस 2 kg एंड 8 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया हुआ है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? टाइम पीरियड का तो फॉर्मूला है 2π√m/k, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इसका इनवर्स होगा, मतलब 1/2π√k/m होगा। यहाँ पे k जो है उसका वैल्यू लिखा हुआ है 1000, m जो है वो दोनों एंड पे दो मासेस है, दो मासेस का रिड्यूस्ड मास निकलना होगा। रिड्यूस्ड मास मतलब दोनों मास मिलकर कितना इफेक्टिव मास रहेगा, ऐसा एक फॉर्मूला है रिड्यूस मास कैलकुलेट करने का, m1m2/m1+m2। एक दिया हुआ 2 kg और एक 8 kg/2 + 8, मतलब 16/10 मिलेगा, 16/10 मिलेगा। तो 1/2π, 10 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। उसको स्क्वायर रूट करना है तो 10,000 का स्क्वायर रूट मिलेगा 100, 16 का 4, कैलकुलेशन होगा तो 25/2π, 25/2π फ्रीक्वेंसी मिलेगा, 25/2π।
A spring has force constant K and mass m is suspended from it. The spring is divided into halves and the same mass is connected. if दोनों दो स्प्रिंग को दो हाफ से डिवाइड किया जाएगा तो जो दो हाफ मिलेगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में हम लोग लर्न किया था स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन में होता है। दो हाफ किया जाए तो लेंथ हाफ हो जाएगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। तो पहले सिचुएशन में जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के, बाद में वो हो जाएगा 2k। उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी जो है उसको कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड का तो रिलेशन हम लोग को मालूम है स्प्रिंग के लिए ऐसा, तो फ्रीक्वेंसी इसका इनवर्स रिलेशन होगा, n इक्वल्स टू 1/t होता है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसके साथ प्रोपोर्शनल है। तो n1/n2 रूट ओवर ऑफ k1/k2 लिखा जाएगा। n1 n दिया हुआ है, n2 कैलकुलेट करना है। k1 k था, k2 2k हो गया। इसका मतलब n2 जो आएगा डायगोनली मल्टीप्लाई करने में n2 आएगा √2 × n, √2 × n, ये वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ सिंपल स्प्रिंग ऑफ लेंथ l, ऐसे एक लेंथ का था, l लेंथ का, उसको भी दोनों पार्ट में डिवाइड किया गया L1 L2। कौन सी रेशियो में? L1/L2 का रेशियो दिया हुआ है n, इस रेशियो से डिवाइड किया गया। तो L1 जो पार्ट है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट क्या होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के साथ इनवर्स रेशियो में होता है, उस हिसाब से ही कैलकुलेशन होगा। तो L1 जो लेंथ मिलेगा हम लोग को इन इस रेशियो से डिवाइड किया जाए तो L1 होगा L का n/1 प्लस n पार्ट, और L2 होगा n:1 इस रेशियो, सो 1/n प्लस 1 पार्ट। हमको L1 का जो पार्ट है उसका काम है। तो पहले स्प्रिंग कांस्टेंट k था, बाद में समझ लो k डैश हो जाएगा। लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है, पहले जो लेंथ इनवर्स रिलेशन है, पहले लेंथ l था, बाद में लेंथ हो गया l इंटू n/1 प्लस n। यहाँ से k डैश कैलकुलेट होगा तो मिलेगा k इंटू 1 प्लस n बाई n, k इंटू 1 प्लस n बाई n, ये वाला हमारा चेंज्ड स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा। द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम इज 2 सेकेंड। तो हम लोग को मालूम है सेकेंड पीरियड का पेंडुलम का 2 सेकेंड ही होता है। A spherical bob which is empty as from inside, mass 50 gram, now is replaced by a solid bob of same radius but different mass। पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का इक्वेशन है उसमें कहा कोई भी किसी भी सिचुएशन में मास के साथ कोई डिपेंडेंस नहीं है। यहाँ पे मास एम है ही नहीं फॉर्मूला में, तो मास चेंज होगा और नहीं होगा तो सेम रहेगा। जब भी होगा टाइम पीरियड सेम ही रहेगा, मास के ऊपर टाइम पीरियड का कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो 2 सेकेंड ही आंसर हो जाएगा। मास का ऊपर जो डिपेंडेंस है वो स्प्रिंग का जो मास होता है, स्प्रिंग के साथ अटैच्ड हुआ जो मास होता है, स्प्रिंग के लिए जो टाइम पीरियड होता है उसमें मास के ऊपर डिपेंडेंस है। स्प्रिंग के साथ पेंडुलम को मत कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग चीज है। स्प्रिंग का जो है उसके लिए जो मासेस होता है उसका मास के ऊपर डिपेंडेंस होता है टाइम पीरियड का, लेकिन पेंडुलम का नहीं, उससे आंसर रहेगा। पेंडुलम और स्प्रिंग दोनों ही ऐसे ही परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन दोनों अलग चीज है, दोनों के साथ कोई सब फॉर्मूला का भी कोई भी मिल नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड लास्ट प्रॉब्लम, the period of oscillation of mass m is suspended from a spring is 1 second. Then the period of oscillation of mass 4m will be। तो टाइम पीरियड के लिए अभी अभी डिस्कस हुआ था स्प्रिंग के लिए,
ऐसे फॉर्मूला है, मास के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन है मास के स्क्वायर रूट के साथ। तो ऐसे लिख दो। पहले जो टाइम पीरियड दिया गया वो 1 सेकेंड लिखा हुआ है, बाद में क्या होगा वो पूछा गया। पहले मास कैपिटल एम था, बाद में स्मॉल जो भी था एम था, बाद में वो 4m हो गया। एम को कैंसिल कर दो, जस्ट कैलकुलेट करो यहाँ से। आंसर को स्क्वायर रूट होगा तो 2 आएगा, तो T2 मिल जाएगा 2 सेकेंड। 2 सेकेंड हमारा आंसर मिल गया। यही यही वाला ही फॉर्मूला और प्रॉब्लम था हमारा ऑसिलेशन पार्ट का। इसके बाद इसी से साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट जो है वेव्स मोशन, उस वेव मोशन का बहुत सारे पार्ट था तुम्हारा सिलेबस में, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट था, उसका ही डिस्कशन करना है। पहले जो था दो तो टाइप इस बुक का बाकी सर की, तो ऑसिलेशन का कोई प्रॉब्लम और बाकी नहीं है। जो भी दो चार है वो सिमिलर प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं मैंने उसको यहाँ पे नहीं प्रॉब्लम्स नहीं सर। अभी इसमें इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, हाँ फ्लूइड डायनामिक्स एंड मालूम है, मेरे विस्कोसिटी को मालूम है, वो लेकिन सब। कॉन्सेप्ट सा इस कॉन्सेप्ट का हिसाब से अगर तुम पढ़ोगी तो आसान होगा, कम टाइम भी कम लगेगा। अभी अभी ऑसिलेशन खत्म हुआ, इसके साथ वेव्स कॉन्सेप्ट का मैच है, और वेव से ज्यादा क्वेश्चन भी आता है। तुमने ही बोला था ना, जो सर को जो चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन होता है उसको फोकस करना है, इसलिए हाँ सर। मैंने वेव्स हाँ का हाँ। कहा। ठीक है, वेव्स के बाद हाँ सर वेव ठीक है। ऑप्टिक्स जो है उसको भी एक साथ कर लोगी तो टाइम कम लगेगा। उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, इस पोर्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पार्ट को फोकस करूंगा। ठीक है ना? अगर तुम बोलोगी तो तुम्हारा कहना है तो सर जो भी है नहीं इस सर आप नहीं सर, नहीं सर, आप जिस तरीके से पढ़ेंगे हाँ, वही सर मैंने मैंने अंडरस्टूड एक ठीक प्लान है। बना लिया, इस हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है ना? तुम जो हाँ हो रहा सर है ओके। उसको कंटिन्यू करो। ओके, वेव का जो फॉर्मूला था, वेव वेलोसिटी का ऐसे एक फॉर्मूला था। अगर तुमको याद रहेगा तो देखो, v इक्वल्स टू एन लैम्डा और एफ लैम्डा जो भी लिखो, यहाँ पे v इज द वेव वेलोसिटी, n इज द फ्रीक्वेंसी। n फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा जो है उसको वेव लेंथ कहता है। थोड़ा बहुत याद रहेगा क्योंकि ये पार्ट तुम क्लास 12 में ही लर्न किया। तो इसी क्वेश्चन का आंसर बोलो ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? जस्ट फॉर्मूला जो लिखा हुआ है उसको यूज करो यहाँ पे, v इक्वल्स टू एन लैम्डा, और कुछ नहीं। 4000। हाँ हाँ, 4000 फोर मीटर पर थाउजेंड सेकेंड। 4000 मीटर पर सेकेंड। दोनों टाइप का वेव्स होता है, एक प्रोग्रेसिव वेव जिसका इक्वेशन ऐसे इक्वेशन होता है। इक्वेशन के लिख के रखो, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और के एक्स माइनस ओमेगा टी, जो भी पॉइंट जो भी टर्म होगा उसको पहले लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कॉस से भी ऐसे ही इक्वेशन होता है, अगर तुम चाहोगे तो के एक्स को पहले लिख सकते हो, ओमेगा टी को बाद में। ये वाला है हमारा प्रोग्रेसिव वेव जो है, प्रोग्रेसिव वेव, और प्रोग्रेसिव वेव का जनरल इक्वेशन। इस इक्वेशन से ही ज्यादा के ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, प्रोग्रेसिव वेव का इसी जनरल इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो
फिर यहाँ पे मैं प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन लिखता हूँ। यहाँ से हम लोग को पूछा गया फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो जरूरत है ओमेगा क्या है। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो इस प्रॉब्लम का। एक एम्पलीट्यूड कंपेयर करोगी तो एम्पलीट्यूड 15 सेंटीमीटर है, ए जो है उसका पोजीशन में 15 लिखा हुआ है। ओमेगा जो है उस पोजीशन में देखो टी के साथ जुड़ा हुआ, टी के साथ जुड़ा हुआ ए टर्म जो है, ए वाला हमारा ओमेगा है। के जो है प्रो के का मतलब वो स्प्रिंग का के नहीं है, यहाँ पे के है प्रोपागेशन कांस्टेंट। के जो है वो एक्स के साथ जुड़ा जुड़ा हुआ टर्म, ए वाला हमारा के है। अगर ऐसे कंपेयर कर सकते हो, यहाँ से ही बहुत कुछ आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल ओमेगा से हम लोग को फ्रीक्वेंसी मिलेगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन लिख सकते हो। यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के ही बोला गया। के से मिलेगा 2 पाई बाई लैम्डा, मतलब वेवलेंथ मिलेगा। के जो है उसका फॉर्मूला है 2 पाई बाई लैम्डा, यहाँ से कैलकुलेट होगा तो वेवलेंथ लैम्डा मिलेगा। तो अभी इस प्रॉब्लम के लिए फ्रीक्वेंसी एन को कैलकुलेट करो। इस तरह ही कंपेयर करना है स्टैंडिंग वेव प्रोग्रेसिव वेव का जो क्वेश्चन आता है, इसी टाइप का फॉर्मूला से आ जाएगा। दोनों टाइप का वेव है, एक प्रोग्रेसिव एक स्टैंडिंग वेव। अभी अभी जो फॉर्मूला हम लोग लिखा है वो प्रोग्रेसिव वेव का, जो वेव एक पोजीशन से और एक पोजीशन तक मूव कर रहा है, ऐसा वेव, उस वेव का इक्वेशन लिखा हुआ है। अरे ऐसे कैलकुलेट करो तो आंसर आ जाएगा। पाई पाई कैंसिल होगा तो एन मिलेगा 660/2। 660/2 मतलब 330। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 330। ओके, ऐसा ही एक प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। x इक्वल्स टू ए मतलब एम्पलीट्यूड कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा इक्वेशन होता है कोई भी मोशन का। यहाँ से पहले ओमेगा लिख सकते हो 4 पाई, वहां से मिल जाएगा तुमको फ्रीक्वेंसी, वहां से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा एन इक्वल्स टू 2 हर्ट्ज। ऐसे ही कंपेयर करने से वेव जो प्रोग्रेसिव वेव है उसी का इक्वेशन से ही बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो प्रोग्रेसिव वेव के बाद स्टैंडिंग वेव का भी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करूंगा। उसके पहले तुम मेरे को क्वेश्चन सेंड कर देना, तुम्हारा बुक में जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए और कुछ नहीं है, टाइम भी नहीं है, मेरे को स्कूल जाना है। यहाँ पे स्कूल स्टार्ट हो गया।